चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे बात कर रहा था एसी सर्किट्स के आर्टिकल नंबर 7.3 में आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसकी हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर्स। और रोटेटिंग वेक्टर्स को ये फेजर्स भी कह रहा है। बेसिकली क्या होता है, डायरेक्ट करंट डीसी में ना वोल्टेज और करंट हमेशा साथ चलते हैं, और एसी में भी अगर प्योर रेजिस्टेंस की बात करें तो वोल्टेज और करंट हमेशा साथ चलते हैं। तो फेज डिफरेंस जैसी कोई चीज नहीं होती, पर एसी करंट और वोल्टेज थोड़े आगे पीछे होते हैं, उसमें थोड़ा एंगल कुछ बढ़ाना पड़ता है। ऐसे ही कुछ लिख दीजिए। in AC circuits in general, in AC circuits in general, there is a phase difference. There is a phase difference between AC voltage and AC current. There is a phase difference between AC voltage and AC current. मतलब इस बात का ये है कि जब जैसे मान लीजिए ये वोल्टेज अभी इस इंस्टेंट पे 0 है, तो करंट थोड़ी देर बाद ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा कुछ रहेगा। इसमें वोल्टेज यहाँ मैक्सिमम हुआ और थोड़ी देर बाद करंट मैक्सिमम। तो ये जो इनमें डिफरेंस है, इसको फाई से डिनोट करते हैं और इसे फेज डिफरेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस में तो क्या था, जब वोल्टेज 0 तो करंट भी 0, और जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम तो करंट अपने मैक्सिमम पे। पर इन जनरल जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर एसी में भेजेंगे ना, तो हम ये पाएंगे कि वोल्टेज और करंट थोड़ा आगे पीछे हैं। जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो उस समय करंट मैक्सिमम नहीं है, करंट थोड़ा बाद में मैक्सिमम होगा या करंट थोड़ा पहले मैक्सिमम होगा। बस इस एंगल के डिफरेंस को फेज डिफरेंस कहते हैं। बस आगे लिख लीजिए। A phasor is a vector which rotates about the origin. Phasor is a vector which rotates about the origin with angular speed omega. A phasor is a vector which rotates about the origin with angular speed omega. यहाँ पे हम फिर कोई भी important बात नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो इसको और ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर प्योर रेजिस्टर की बात करें, इसमें 7.4 ए में दिया है। अगर इन जनरल क्या होता है, यदि ये आई होता है तो मे भी ये वी होता है ऐसा। और प्योर रेजिस्टर के केस में ये आई है और ये वी, ये आई है और ये वी, क्योंकि प्योर रेजिस्टर में तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं। तो इन जनरल वोल्टेज और करंट थोड़ा आगे पीछे रहते हैं और ये दोनों सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा से ऐसे घूमते हैं। हमें खैर शायद से इस बात से मतलब है कि ये एंगल फाई, मे बी ये एंगल ओमेगा टी है। अगर एक एंगल ओमेगा टी है तो दूसरे का एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ, प्योर रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज है। इनके बीच के जितना एंगल इसका है करंट का, उतना ही एंगल वोल्टेज का है। इनमें आपस में कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है। यहाँ तक भी ओवरऑल कोई काम की बात नहीं हुई है। स्टार लगा के देखते हैं नीचे क्या लिखा है। कहता है दो वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फेजर्स, दैट इज रोटेटिंग वेक्टर्स, दे आर नॉट वेक्टर्स देमसेल्व्स। तो खैर ये लिख दीजिए कि
current and vector, AC current and AC current, AC current and AC current and AC voltage, AC current and AC voltage are not vectors. ये फेजर्स की तरह रिप्रेजेंट तो किया जा रहा है, पर ये एक्चुअली वेक्टर्स नहीं है, दे आर स्केलर क्वांटिटीज। डीसी में भी करंट तो स्केलर था ही, कोई डायरेक्शन थी नहीं उसमें, और वो वेक्टर एडिशन के लॉस को फॉलो नहीं करता था। So it so happens that the amplitudes and phases of harmonically varying scalars combine mathematically in the same phase as do the projections of rotating vectors of corresponding magnitudes and directions. The rotating vectors that represent harmonically varying scalar quantities are introduced only to provide us with an ample way of adding these quantities using a rule that we already know. तो यहाँ तक खैर बातें इग्नोर ही की जाए। जो AC करंट और AC वोल्टेज है वो भी स्केलर क्वांटिटीज ही। खैर ये पूरा कोई डिस्कशन काम का नहीं था, हमने यही सीखा कि बस इन जनरल AC सर्किट्स में वोल्टेज और करंट में कोई एंगल होता है, उस एंगल को फेज डिफरेंस कहते हैं या फेज एंगल कहते हैं। हाँ 7.4 में काम की बात शुरू हो रही है, ये काम की बात है। हेडिंग दे दीजिए AC अप्लाइड टू अ प्योर इंडक्टर, AC अप्लाइड टू अ प्योर इंडक्टर। ये AC सोर्स है और ये इंडक्टर है। इंडक्टर को डायग्राम में वैसे सोलिनॉइड जैसा ही दिखाया जाता है, क्योंकि इंडक्टर यानी बस इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगी तो इसमें EMF पैदा होगा, वही इंडक्टर होता है। डायग्राम इसका वैसे ही बनाते हैं जैसे कि सोलिनॉइड का बनाया है, कॉइल जैसे। कॉइल तो नहीं, सॉरी, कॉइल का मतलब होता है सर्कुलर कॉइल। तो फिर से वही बात हो गई, ये जनरेटर है, ये EMF का सोर्स है, और बस किसी भी इंस्टेंट पे फिर से KVL लगाएंगे, KVL फिर से लगाएंगे, तो किसी भी इंस्टेंट पे जो वोल्टेज है वही इंडक्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज होगा। अच्छा, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो तो मैं जानता हूँ कि इसको L divided by dt, मैं इसके साइन वाइन की बात नहीं कर रहा, तो मैं तो बस यही बोलूंगा कि एट एनी इंस्टेंट अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू L divided by dt, ऐसा आप लिख सकते हैं। एट एनी इंस्टेंट जो अप्लाइड वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू L divided by dt। अब हम इसके माइनस E को माइनस L divided by dt नहीं कह रहे, हम मैग्नीट्यूड कह रहे हैं। जितना अगर 2 वोल्ट यहाँ से चलेगा तो यहाँ 2 वोल्ट गिरेगा, अगर 2.1 वोल्ट अगले इंस्टेंट पे यहाँ से चलेगा तो यहाँ 2.1 वोल्ट गिरेगा। मुझे उसकी पोलैरिटी वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, जितना सोर्स से चलेगा उतना ही जो एलिमेंट है इंडक्टर या रेजिस्टर या कैपेसिटर उस पर वोल्टेज गिरेगा। L तो सेल्फ इंडक्टेंस है ही, तथा द नेगेटिव साइड फॉलोज फ्रॉम लेंजेस लॉ। तो फिर वो हमारा सब खत्म हो चुका है इस समय, वो लेंजेस लॉ की बात अब उसने जबरदस्ती कर दी, आगे पीछे की बहुत सारी बातें करता है, सीधे सीधे आगे बढ़ता नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है। तो माइनस साइन बेसिक फॉर्मूले में कहाँ से आया था वो हमें इस समय याद दिलाने की क्या जरूरत है। बस अभी तो आप इतना ही ध्यान दीजिए कि V का फॉर्मूला L divided by dt होता है। हमारा एम है, ऐसा लिख दीजिए, एम is to obtain an expression of current। हमारा एम है सर्किट में करंट की एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना। तो जो V है ना, जो कि Vm sin ओमेगा t है, वो L divided by dt है। तो अगर करंट मुझे ऑब्टेन करना है तो कहीं I का कोई टर्म होता ना तो सारे I और DI में एक साथ ले आता, सारे I और DI में एक साथ ले आता। अभी मैं यही कर देता हूँ कि DI is equal to Vm by L sin ओमेगा t dt। ऐसा कहीं अगर I होता तो मैं I और DI सब एक साथ ले आता, अभी कहीं कोई I का और टर्म तो है नहीं, बस तो DI को आप LHS पे ले आए।
और ये देखिए कि टी और dt के टर्म्स एक तरफ ला रहे हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं और टी और dt के टर्म्स एक तरफ आ रहे हैं। अब जरूर मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आई ऑब्टेन करना है। अगर मैं इसको ऑब्टेन दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो वंस अगेन ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है और मैं इसको पूरा करूंगा भी नहीं। ये अब अगर ये इंडेफिनिट इसकी लिमिट्स में कुछ बताई नहीं है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई तो हो जाएगा आई और सेम लिखा इंटीग्रेशन साइन इज माइनस कॉस तो माइनस कॉस ओमेगा टी और dt ऑफ ओमेगा टी से डिवाइड करूंगा, dt ऑफ ओमेगा टी से डिवाइड करूंगा, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। और इसके आगे इसने इंटीग्रेशन कांस्टेंट वगैरह की बातें समझाने की थोड़ी कोशिश की है जिसको कि मैं पूरी तरह अवॉइड कर रहा हूं और मैं आपको फाइनल इक्वेशन ये दे रहा हूं कि i है sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। हाँ, केवल आपको ये याद रखना है कि प्योर इंडक्टर में ऐसा करंट जाता है। डेरिवेशन थोड़ा बहुत मैंने दिखा दिया है और बाकी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, उसको डिस्कस करूंगा तो मैं अपने मेन स्ट्रीम डिस्कशन से डिविएट हो जाऊंगा, उसमें मुझे डेरिवेशन में अब और कोई फायदा नहीं है। काफी कुछ तो मैंने डेरिवेशन करा भी दिया है, आप केवल ये ध्यान रखिए करंट की इक्वेशन आ रही है आई साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री, 2 पाई यानी 360 डिग्री, पाई यानी 180 डिग्री और पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री, 1.7 रेडियन यानी 90 डिग्री, पाई यानी 3.14। तो फैसला यही है कि प्योर इंडक्टर में लिख दीजिए, कंक्लूजन लिख दीजिए, इन अ प्योर इंडक्टर सर्किट में सिवाय इंडक्टर के और कुछ है ही नहीं। तो ये कंक्लूजन ही पढ़िएगा, आप डेरिवेशन एक बार भी मत देखिएगा, एक बार भी मत देखिएगा। हमने क्या किया है राइट फ्रॉम द स्टार्ट, जहां हमने केवीएल की बात की थी, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो किसी काम की हो, कोई भी बात नहीं है जो किसी काम की हो। ओके, आपसे केवल ये देखिए कि प्योर इंडक्टर में व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज दिस, तो सर्किट में जो करंट जा रहा है वो है Im sin ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ऐसा इसका मतलब ये है कि करंट, जो इंडक्टर की बात कर रहा हूँ, करंट लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। इंडक्टर के इनर्शिया शायद आलसी सुस्त, वोल्टेज लगा दिया, उसके थोड़ी देर बाद जाके करंट बढ़ेगा। इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे रहता है, करंट लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे रहता है, ये बात 5 स्टार वाली है। इंडक्टर में करंट 90 डिग्री बाद स्टार्ट होता है। ऐसे हम इसे बता सकते हैं कि अगर ये वोल्टेज हमने लगाया है तो ये करंट है, जब वोल्टेज मैक्सिमम है ना तो करंट 0 है और जब वोल्टेज डिक्रीज होना शुरू हो रहा है तो करंट इंक्रीज होना शुरू हो रहा है। डिक्रीज से डायरेक्ट आप चाहो अपने याद करने के लिए तो लिख सकते हो, वरना जरूरत नहीं है कि व्हेन वोल्टेज स्टार्ट्स डिक्रीजिंग करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। जब वोल्टेज कम होना शुरू होता है तो करंट बढ़ना शुरू करता है। प्योर इंडक्टर में करंट 90 डिग्री बाद स्टार्ट होता है, वोल्टेज के स्टार्ट होने के 90 डिग्री बाद करंट स्टार्ट होता है, एंड दिस इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन के कारण ऐसा होता है और ये बातें एनसीईआरटी में इनका जिक्र नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आपको कोई पूछेगा नहीं कि करंट 90 डिग्री पीछे क्यों रहता है, मुझे उसे डिस्कस करना भी नहीं चाहिए था। करंट 90 डिग्री पीछे रहता है, बस आपको ये याद रहना चाहिए, किसी तरह से कंफ्यूज ना हो जाए। तो बस आपको कहना इंडक्टर है, ये तो थोड़ा देर में ही जागेगा, वोल्टेज लगा भी दिया तो थोड़ी देर बाद इसमें जोश आएगा, 90 डिग्री बाद जाके इसमें करंट का पीक आता है। ओके, ऑलराइट। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, हेडिंग दे दीजिए एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट
in pure inductor. Amplitude of current in pure inductor. वो जो इक्वेशन आई थी ना मेरी, V is equal to Vm sin omega t is equal to L di by dt. di का फॉर्मूला है Vm sin omega t L dt. इंटीग्रेट करूंगा तो I आ जाएगा Vm by L और वो माइनस cos omega t अपॉन यहाँ ओमेगा आ रहा है, उस ओमेगा को मैं नीचे ले आ रहा हूँ। एक्चुअली यही टर्म है, इसी को हम Vm by ओमेगा L और sin 90 माइनस थीटा लिख सकता था मैं, वो मैं क्या डिस्कशन नहीं कर रहा। sin 90 माइनस थीटा होता तो cos थीटा हो जाता है। sin 90 माइनस थीटा एक माइनस साइन और बाहर लगा दो, sin 90 माइनस थीटा होता तो cos थीटा हो जाता है, और एक और माइनस लगा दो तो ये माइनस cos थीटा है। तो एक्चुअली करंट की कुछ इक्वेशन ऐसी आ रही थी, अगर मैं वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की ज्यादा चिंता ना करूं तो हाँ ये sin थीटा माइनस 90 वाली चीज आ रही है, ऐसा आ रहा है। खैर मैं इस डेरिवेशन में इंटरेस्टेड नहीं था, मैं एक्चुअली ये वाला पार्ट मिस कर गया था। इस पर मुझे दोबारा आना था, इसलिए मैंने डेरिवेशन थोड़ा सा पार्टली दोबारा कर दिया। इंटीग्रेशन कांस्टेंट को फॉर सम रीजंस इग्नोर कर दीजिए, और बाकी तो हम समझते हैं कि cos sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, ये माइनस एक बाहर ही लगे रहने दीजिए, फिर इस माइनस को अंदर दे दीजिए, तो sin थीटा माइनस 90 हो जाएगा। एक्चुअली ओमेगा टी वाला टर्म में हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ चाहता हूँ। इक्वेशन को हमेशा इस तरह से लिखना चाहिए कि ओमेगा टी वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ आए और बाकी जो एंगल है वो नेगेटिव आ जाए, तो 90 नेगेटिव आ गया। असली काम की बात यह है कि भाई ये आई की इक्वेशन में ये जो टर्म है ये आई एम, ये करंट का एम्पलीट्यूड है, मुझे आपको यही याद कराना है। इसे हम डायरेक्टली याद करना चाहेंगे, डेरिवेशन से तो हम सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे, डेरिवेशन से सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे, हमें डायरेक्टली लिखना चाहते हैं कि जो आई एम है वो Vm बाय ओमेगा L है, ये अलग से आपको याद रखना चाहिए। थोड़ी देर बाद और बेटर याद हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इस पे स्टार नहीं दे रहा। Im का फॉर्मूला है Vm बाय ओमेगा L। देखो इन जनरल I का फॉर्मूला होता है V अपॉन ओम्स। इन जनरल I is equal to V अपॉन ओम्स। प्योर रेजिस्टेंस में हम इसे I का फॉर्मूला V बाय R टाइप कुछ कहते थे डीसी सर्किट्स में। इन जनरल ओम्स लॉ से I का फॉर्मूला होता है V अपॉन नीचे जो भी टर्म्स होता है वो ओम्स होता है। इसका मतलब इस इंडक्टिव सर्किट के लिए ओम्स ऑफ योर इंडक्टिव सर्किट इज इक्वल टू ओमेगा L। I के फॉर्मूले में V अपॉन समथिंग अगर आ रहा है तो वो समथिंग जरूर ओम्स है, तो हम डेरिवेशन को ज्यादा ध्यान में देना नहीं चाहते, नहीं तो चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएंगी, शायद टफ हो जाएंगी। हम तो केवल ये याद करना चाहते हैं, अब हम इसका नाम देते हैं, इसका नाम है रिएक्टेंस, ऐसा लिख दीजिए आगे, या हेडिंग दे दीजिए रिएक्टेंस और बोल दीजिए ओमिक वैल्यू ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। Inductor oblique capacitor is called reactance. Ohmic value of inductor oblique capacitor is called reactance. Just as ohmic value of resistor is called resistance. Just as ohmic value of resistor is called resistance. रेजिस्टर के ओम्स को रेजिस्टेंस कहते हैं और इंडक्टर या कैपेसिटर के ओम्स को एसी सर्किट्स में रिएक्टेंस का नाम दिया जाता है। एंड रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय सिंबल X। जैसे रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, ऐसे रिएक्टेंस को कैपिटल X से डिनोट करते हैं। तो मैं तो जरूर ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं इंडक्टर में बात कर रहा हूँ, तो I का फॉर्मूला होना चाहिए V अपॉन X। अब तक के तो I का फॉर्मूला V अपॉन R होता था, पर आज से I का फॉर्मूला होया करेगा V बाय X। और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है,
इंडक्टर इस समय आप यूज कर रहे हैं और इंडक्टर के रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, आई का फॉर्मूला है V/XL। अब हम अगर इससे कंपेयर करें, मतलब तो ये जरूर डिसाइड होगा, इसको कंपेयर करिए V/ωL से, इसका मतलब XL जो है वो ओमेगा है। ये फैसला हो गया। सिर्फ समरी में आपको दोबारा पढ़ाऊंगा तो आपको चीजें आसान लगेंगी। डेरिवेशन वगैरह चीजें जबरदस्ती हमें मिसडायरेक्ट करा देते हैं और उनकी वजह से चीजें हमें टफ लगती हैं। मैं आपको ये पहला एक तो फैसला मैंने ये कहा कि प्योर इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे रहता है। जब वोल्टेज घटना शुरू होता है तब जाके करंट को होश आता है और फिर वो बढ़ना शुरू होता है, पहली बात। दूसरी बात है कि भाई किसी भी सर्किट में आई का फॉर्मूला V/ohms होना चाहिए। तो इस सर्किट में डेरिवेशन से हमने देखा कि आई का फॉर्मूला V/ये आ रहा है। इसका मतलब ये टर्म इस सर्किट का ओम्स है, इसका नाम है रिएक्टेंस। अब ये इंडक्टर या कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को असल में हम लोग एसी सर्किट्स में रिएक्टेंस का नाम देते हैं और उसका सिंबल X होता है, पर हाँ उसकी यूनिट ओम्स ही होती है। कभी भी आई होगा V/ohms। आज जो ओम्स है उसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इस फॉर्मूले की मदद से हम ये रट रहे हैं कि एक्सएल का फॉर्मूला ωL होता है। बस अब फिर से दोबारा एक बार समरी लिखते हैं, फिर से समरी लिखते हैं। हेडिंग दे दीजिए समरी ऑफ प्योर इंडक्टर, समरी ऑफ प्योर इंडक्टर टू एसी इन एसी सर्किट्स। प्योर इंडक्टर की समरी एसी सर्किट्स में। नंबर 1, करंट लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। करंट लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, नो रीजन इज रिक्वायर्ड। ये 90 डिग्री पीछे क्यों रह रहा है, इसका अगर हमें ढंग से स्टेटमेंट याद है तो रीजन नहीं चाहिए, और इसी में लिख दीजिए दैट इज, इसे हम पलट के भी कह सकते हैं कि वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। करंट 90 डिग्री पीछे है अर्थात वोल्टेज 90 डिग्री आगे है। इंडक्टर में, प्योर इंडक्टर में चाहे तो यह बोलें कि करंट पीछे रहता है, चाहे तो यह बोलें कि वोल्टेज आगे रहता है। अब दूसरी बात नंबर 2 ये है कि इफ V is equal to Vm sin omega t, then I is equal to Im sin omega t minus 90। तो एक्चुअली तो ये नंबर 1 का ही स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। चले देते हैं 2 में ही लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं where Im is equal to Vm upon XL। XL को पढ़ते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, I हमेशा ही V/ohms होता है। आज जो ओम्स हैं उनका नाम है रिएक्टेंस, और इंडक्टर जो रिएक्टेंस ऑफर करता है एसी करंट को, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और हम डायरेक्टली यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे भी फाइनल फैसला बोल रहे हैं कि XL का फॉर्मूला है ओमेगा। ये बस शायद आप एक नई चीज रट रहे हैं। इंडक्टर में XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L। L की यूनिट तो हेनरी ही है, ये वही 2 पाई FL। F को अगर वो न्यू से आप डिनोट कर रहे हैं, जैसा कि एनसीईआरटी कर रहा है, तो आप ऐसा लिख देंगे 2 पाई न्यू L। मैं तो F ही प्रेफर करता हूँ। और जो ओमेगा L है उसकी यूनिट है ओम्स। इस सर्किट में मुझे हेनरी से कोई मतलब नहीं होगा, मुझे अल्टीमेटली तो ओम्स से ही मतलब होगा। बस यही फैसला है। इसी पे ध्यान दीजिए कि भाई सर्किट में अगर वोल्टेज ये है तो करंट ये है, और इससे पता लगता है कि करंट 90 डिग्री पीछे, इससे पता लगता है कि करंट 90 डिग्री पीछे है। वेयर Im तो हमेशा ही Vm/ohms होगा, तो ये ओम्स है, इसका नाम है एक रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला बस आपको रखना पड़ेगा कि एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल। ओमेगा एल वही हमेशा की तरह 2 पाई एफ। एल हेनरी में सवाल देगा, सवाल में एल की वैल्यू हेनरी या मिली हेनरी में देगा, और आपको उसको यूज करते समय ये ओम्स में लाना पड़ेगा। इतना ही है बस, ये एक्चुअली काम की बातें हैं। इंडक्टर जब प्योर एसी हम लगाते हैं इंडक्टर में, तो बस ये जो फाइनल समरी है, अगर आप खाली इसे ही पढ़ेंगे तो आपका पूरा काम चल जाएगा।
कुछ भी और इसके पहले ना पढ़े और डेरिवेशन तो खास तौर पे बिल्कुल भी ना दें। सिर्फ इस समरी को याद करें कि रिएक्टेंस, अब हम रेजिस्टेंस नहीं, आज से हम रिएक्टेंस की बात करें और इंडक्टर के रिएक्टेंस को XL का नाम देंगे और XL का फॉर्मूला रटना पड़ेगा कि वो ओमेगा L होता है। एक ही फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, बाकी तो करीब करीब आपको क्लियर है कि XL का फॉर्मूला ओमेगा L होता है। तो अगर एम्पलीट्यूड ऑफ करंट चाहिए तो IM हो जाएगा VM/XL और XL का फॉर्मूला है ओमेगा L। अब वो याद आसानी से हो जाएगा आपको। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ करंट चाहिए तो I होता है V/X। अगर आपको IM चाहिए तो ये हो जाएगा VM/X और इंडक्टर वाला X है तो VM/XL। तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ करंट हो गया। प्योर इंडक्टर में जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो ये दे देते हैं 3 स्टार इसको, ज्यादा काम का ये फाइनली और ज्यादा टफ रहेगा भी नहीं। आपको खाली ये याद रखो कि भाई पहले, आज के पहले I/V/R होता था और आज से I/V/X हो जाएगा। जहां अगर मैं इंडक्टर की बात कर रहा हूं तो मैं XL लिखूंगा उसको और XL का फॉर्मूला बस मैंने रखा है ओमेगा L, इतना काफी है। कह रहा है डायमेंशंस ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज सेम एज दैट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड इट्स SI यूनिट इज ohms. The inductive reactance limits the current in a purely inductive circuit in the same way as the resistance limits the current in a purely resistive circuit. देखो L जो था ना इंडक्टर DC सर्किट में वो खाली करंट के चेंज को अपोज करता था, पर XL जो है ना AC सर्किट में वो करंट के मैग्नीट्यूड को भी अफेक्ट कर देता है। ऐसा डैश करके लाइन लिख लो। In DC circuits L offers only a time delay. DC सर्किट्स में L खाली टाइम डिले ऑफर करता है। In change of, या it opposes change of current, बस इतना लिखो। In DC circuits it opposes change of current, but in AC circuits it opposes current. AC circuits में XL opposes current and affects the magnitude of final current as well. DC सर्किट में L क्या करता है वो तो हमारे सिलेबस में था नहीं, उसे हमने ज्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं। कहता है यहाँ तो पूरा रेजिस्टेंस जैसे करंट को कम करता है ना, वैसे वैसे XL भी करंट को AC सर्किट में पूरा उसका मैग्नीट्यूड ही कम कर देता है। कहता है इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टेंस एंड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। तो चलिए इसमें मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, इस बात पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ और यही कुछ लिख दीजिए। क्वेश्चन सबसे पहले तो यही लिख दीजिए कि L is 2 Henry, L 2 Henry है। कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर a frequency of 314 radian per second. For a frequency of 314 radian per second. L दिया है 2 Henry और इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको XL निकालना है। और ध्यान ये दीजिए कि मैंने जो आपको दिया है वो डायरेक्टली ओमेगा दिया है। रेडियन पर सेकंड लिख दीजिए कि रेडियन पर सेकंड इज अ यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। जो मैंने आपको डायरेक्टली दिया है वो ओमेगा दिया है। ये 2/FL होगा अगर इसकी यूनिट फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकंड और ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। क्योंकि मैंने आपको डायरेक्टली रेडियन में ही दे दिया, ये हो जाएगा 314 × 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 628 ओम्स। ऐसे ही सवाल आजकल आने वाले हैं और जहां आप कभी कभी ये गलती कर सकते हैं कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको फ्रीक्वेंसी देगा जबकि उसने ओमेगा दे दिया। ऐसी ही कोई छोटी मोटी सिली मिस्टेक पे डिसीजन हो जाएगा आपके सिलेक्शन का। बस। और फिर पार्ट बी लिख दीजिए सवाल का कि व्हाट हैपेंस टू द XL इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। XL पे क्या फर्क पड़ेगा अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे? L तो अभी भी उतना ही है पर फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे तो XL का हम फॉर्मूला तो यही कह रहे हैं ओमेगा L इक्वल टू 2/FL और सिर्फ F को वेरी किया जा रहा है तो XL प्रोपोर्शनल टू F है तो XL डैश अपॉन XL इज टू F डैश अपॉन F और F डैश अपॉन F को वैल्यू 2 दी गई है तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वही 2 हेनरी का इंडक्टर
वही 2 हेनरी का इंडक्टर, अब उसकी ओमिक वैल्यू डबल हो जाएगी, उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस डबल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टर करंट को और ज्यादा कम कर देगा। इंडक्टर करंट को अपोज करता है एसी में। तो बस एक्सेल का फॉर्मूला जो ओमेगा है, एक्सेल पर बेस्ड कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल बन सकता है। एक्सेल का फॉर्मूला जो ओमेगा एन है, मेरा 2 पाई एफएल है, इसी पर बेस्ड किसी न्यूमेरिकल के लिए आप तैयार रहिए। और हाँ, फ्रीक्वेंसी डबल होने से एक्सेल डबल हो जाता है। कहता कंपैरिजन ऑफ दिस इक्वेशन फॉर द स्क्वायर for the source voltage and the current inductor shows that the current lags the voltage by pi by 2 for 1/4 of a cycle. तो करंट 90 डिग्री से लैग करता है, ये 360 का 1/4 है, फिर से डैश करके लिख दीजिए। इन अ प्योर इंडक्टर करंट लैग्स द वोल्टेज by 90 डिग्री, दैट इज 1/4 ऑफ अ साइकिल। पूरी साइकिल 360 डिग्री की है, तो 90 डिग्री 1/4 ऑफ अ साइकिल। इसी बात को अब उसने 7.6 का मैं डायग्राम बी तो आपको बना ही चुका हूं, 7.6 का मैं डायग्राम ए भी बना देता हूं। 7.6 का मैं डायग्राम ए भी बना देता हूं। ये तो बेसिकली शायद टाइम लिखा है, और बस अगर ये वोल्टेज है, तो करंट उससे 90 डिग्री पीछे। बस यही बनाइएगा। ये प्रोजेक्शन जो उसने दिखाना है ना, Vm sin ओमेगा टी वगैरह वाले या Im sin ओमेगा टी -π/2 वाले, इन्हें रहने दीजिए, इन पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। सिर्फ आप वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल पे ध्यान दीजिए, सिर्फ वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल पे ध्यान देखिए। और बाकी तो हम ये बना ही चुके हैं कि अगर ये वोल्टेज है तो करंट ये है। वोल्टेज के स्टार्ट होने के 90 डिग्री बाद टाइम, आगे का टाइम तो यहाँ आ रहा है ना, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाया है, तो आगे के टाइम इंटरवल पे करंट स्टार्ट हो रहा है। तो ये ग्राफ, ये डायग्राम हमारे ये वाला कुछ ज्यादा ही काम आएगा, ये ऐसा कोई बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। ये फेजर डायग्राम जो है इसका नाम है फेजर डायग्राम, फेज एंगल दिखा रहा है 90 डिग्री बस। तो यही सब बातें कह रहा है। वी सी दैट द करंट रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू later than the voltage by 1/4 of a period t/4 बस। इस बात को हम चलिए फिर से क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं। कहता है, क्वेश्चन लिख दीजिए ना, प्योर इंडक्टर calculate the time difference between voltage peak and current peak. Calculate the time difference between voltage peak and current peak in terms of omega. In terms of omega. भाई जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री, और मुझे तो एक्चुअली फाई का फॉर्मूला ओमेगा टी होता है, और जो फाई है वो 90 डिग्री की जगह 2π/4 बोला जाए, तो जो टी है वो है π/2 ओमेगा। फाई को आप ओमेगा टी बोल दीजिए तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, और 90 डिग्री को आप पाई के टर्म्स में लिख लीजिए तो अच्छा है। 90 डिग्री 360/4 है, तो ये टाइम डिफरेंस अगर पूछ लेगा तो दिक्कत हो जाएगी लोगों को। करंट 90 डिग्री पीछे रहता है, ये बात तो सही है, पर कितने वोल्टेज के मैक्सिमम होने के कितनी देर बाद करंट का मैक्सिमम होगा, ये वोल्टेज का मैक्सिमम, वोल्टेज के स्टार्ट होने के कितनी देर बाद करंट स्टार्ट होगा, या वोल्टेज के मैक्सिमम होने के कितनी देर बाद करंट का मैक्सिमम होगा, तो अगर उसने टाइम पूछ लिया तो सब लोग इसका आंसर नहीं कर पाए। ये भी एक चीज है, एक दोस्त आप देने लायक तो है, और फिर आप इसमें पैडिंग दे दीजिए। instantaneous power in a pure inductor, instantaneous power in a pure inductor। तो किसी इंस्टेंट पे जो पावर है वो उस इंस्टेंट का v इनटू उस इंस्टेंट का i है। किसी इंस्टेंट का पावर जो है ये एक सिम्प्लीफाइड इंडक्टर के लिए, अब मेरा कहना है कि वोल्टेज को तो वही लिख दो Vm sin ओमेगा t, और I को लिख लो Im sin ओमेगा t -90 डिग्री हो जाएगा Vm sin ओमेगा t
into IM और sin 90 minus theta is cos theta हो जाएगा cos ओमेगा t। एक माइनस साइन आ रहा होगा उसमें, sin 90 minus theta है, हाँ मैं माइनस साइन बाहर ले आता हूँ, ये भी ठीक है। इस डेरिवेशन में भी मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसकी मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ मुझे लिखना तो ऐसा ही था कि ये माइनस IN साइन 90 माइनस ओमेगा टी, फिर साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो हो जाएगा माइनस VM IN और फिर साइन ओमेगा टी, और ये साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, cos टू ओमेगा टी हो जाएगा, तो उसे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो ये माइनस VM IN बाय 2 और फिर ये ऊपर मुझे साइन 2 थीटा साइन 2 ओमेगा, ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है। और इस डेरिवेशन को आप प्लीज दोबारा ना देखें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसको करने का एक जरूर एक फायदा है कि पावर के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा हो गई, वो एक जरूर काम की बात है। अदरवाइज ये पूरी ना तो फॉर्मूला काम का है ना डेरिवेशन काम का है, ना तो ये फॉर्मूला काम का है ना डेरिवेशन काम का है। हाँ हमने स्टार्टिंग कैसे ली वो आप जरूर देख सकते हैं कि आपको अगर इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए तो आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट कर दीजिए। एक ही फाइनल फैसला है जो कि 4 स्टार दिए जाएं कि इन एसी सर्किट्स, पूरे एसी सर्किट्स के लिए बात वैलिड है। इन एसी सर्किट्स पावर वेरीज एट ट्वाइस द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। पावर की फ्रीक्वेंसी में टाइम का जो कोएफिशिएंट है वो डबल हो गया पावर की इक्वेशन में। पावर वेरीज एट ट्वाइस द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इतना ही फायदा हम उठा सकते थे, दोबारा इसे बिल्कुल देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो ये कह रहा है कि पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए अगर एवरेज पावर निकालें तो sin टू ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए 0 हो जाती है। ऐसी एक लाइन लिख लीजिए बस कि फॉर कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ sin टू ओमेगा टी इज 0। फॉर अ कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ sin टू ओमेगा टी इज 0 बस। और इसीलिए देखो फाइनल फैसला जरूर है 5 स्टार देने लायक है, फाइनल फैसला जरूर 5 स्टार देने लायक है कि एवरेज पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर over one complete cycle is 0. Average power supplied to an inductor over one complete cycle is 0. ये जरूर एक बात देखी जा सकती है। सिर्फ फैसला ध्यान दीजिए, 2 फैसले, एक फैसला तो ये कि एसी सर्किट्स में पावर की फ्रीक्वेंसी डबल होती है, वो तो बहुत काम का है। और दूसरी बात ये है कि प्योर इंडक्टर पावर नहीं खाता, ये हम बाद में और बेहतर ज़्यादा आसान तरीके से पढ़ेंगे। अभी तो इसको सिर्फ रिजल्ट ध्यान रखना तो ध्यान रखिए, नहीं तो कुछ भी मत देखिए। हाँ फ्रीक्वेंसी डबल है ये ध्यान रखिए, रिजल्ट भी आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको आगे और बेटर समझ में आ जाए। रेजिस्टेंस पे जब करंट भेजते हैं ना एसी करंट, तो रेजिस्टेंस गर्म होता है, और इंडक्टर में या इवन आगे पढ़ेंगे कैपेसिटर में जब करंट भेजेंगे ना तो वो गर्म नहीं होते। कितना भी करंट भेज लो एसी करंट, उनमें हीट पैदा होती ही नहीं। पूरी बात सिस्टमैटिकली पढ़ी जाएगी, बस डैश करके लिख दीजिए when AC is passed through a resistor, it gets heated up, because resistor consumes AC power. रेजिस्टेंस में जब हम AC भेजते हैं तो रेजिस्टेंस पावर खाता है और वो गर्म होता है। आगे लिख दीजिए but when AC is passed through a pure inductor or a pure capacitor, AC is passed through a pure inductor or a pure capacitor, they permanently remain cooled है, they permanently remain cool, ये गर्म होते ही नहीं। They do not consume any AC power. प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर कोई पावर नहीं खाते, बस इतना ही काफी है। AC अलग से ना लिखें तो चलेगा। They do not consume any power. प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर पावर नहीं खाते। ये कभी कितना भी करंट भेज लो, ये कभी गर्म होते ही नहीं।
रेजिस्टर को गुस्सा आता है, रेजिस्टर गर्म होता है, और इंडक्टर और कैपेसिटर तो बड़े शांत, ये कोल्ड हो। आगे डिटेल में इनको बाद में हम और पढ़ेंगे, तब जो अच्छे से याद हो जाएगा। एग्जाम्पल 7.2 देखते हैं। द प्योर इंडक्टर है 25 मिली हेनरी का। इंडक्टर्स नॉर्मली मिली हेनरी में ही दिए जाते हैं। इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, और 220 वोल्ट यानी इसकी आरएमएस वैल्यू है, क्योंकि 220 के आगे पीछे कुछ नहीं बोला है, मतलब आरएमएस बोला है। फाइंडिंग इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड द आरएमएस करंट। इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है तो एक्सेल कर लो। फ्रीक्वेंसी उसने आगे बोला 50 हर्ट्ज। अगर आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है और ये हर्ट्ज में दी है, तो 2 × 5 × 50 और L में 25 मिली हेनरी। ये 2 और 50 को 100 मान लीजिए, ये 105 है, into 25 into -3 अब ओम्स आ जाएगा। तो ये ठीक है, पाई into 25 into 10⁻⁻⁻1। 75 से थोड़ा सा बड़ा, तो 7.5 समथिंग। एक्सेल की वैल्यू आ गई है 7.85 ओम्स, वो कैलकुलेट की जा सकती है। और आरएमएस अगर आपको करंट चाहिए, असली इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको आई आरएमएस चाहिए ना, तो ये वी आरएमएस अपॉन ओम्स होगा। मतलब आरएमएस के सामने में आरएमएस लिखना हूं, उसके ध्यान दें, तो ये होगा वी आरएमएस अपॉन एक्सएल, जिसकी वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं। अब ये आंसर एम्पियर्स में आ गया। अगर आपको आई आरएमएस चाहिए तो वी आरएमएस लीजिए, और अगर आपको करंट का एम्पलीट्यूड चाहिए तो आप वोल्टेज का भी एम्पलीट्यूड लीजिए। बस इसी बात पे ध्यान देना है। आई का फॉर्मूला आज तक V/R हुआ करता था। आई का फॉर्मूला आज तक V/R हुआ करता था। आज से आई का फॉर्मूला V/X होना शुरू हो जाएगा। अब ये इसने यहाँ तक काम की बातें थी। अब इसके बाद जो फिर से दोबारा इसने फिगर 7.7 बनाया है, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ एन इंडक्टर, इसको ना पढ़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है। आप चाहें तो हेडिंग दे सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ एन इंडक्टर। इसने डायग्राम में ही हेडिंग दी है और कहीं हेडिंग नहीं दी है, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ एन इंडक्टर। तो इस डायग्राम को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाए। उसका यही कहना है कि भाई देखो यार, ऐसा है कि पहले ये हो सकता है, पहले ये साउथ बन जाए और नॉर्थ बन जाए पॉजिटिव करंट में, और जब बाद में तुम नेगेटिव करंट भेजोगे, जब ये करंट जा रहा है, ये ऐसा बन सकता है, ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा। और जब ये वाला करंट जा रहा है तो पोलैरिटी तो पलटेगी, ये साउथ बन जाएगा। करंट से जो करंट जाएगा वही तो मैग्नेटाइजिंग करंट है ना, वही तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड H पैदा करेगा ना, उसी से मैग्नेटाइजेशन पैदा होगा ना। जो इंडक्टर है, मान लीजिए उसके अंदर कोर है, तो कोर मैग्नेटाइजेशन की पोलैरिटी रिवर्स करेगा ना। ऐसा लिख लीजिए कि as the direction of AC gets reversed, as the direction of AC gets reversed, the direction of magnetization also gets reversed. अगर करंट नेगेटिव हो जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी रिवर्स हो जाएगी। ये पूरा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसका नॉट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। और फिर मैं आपको एक ग्राफ बनवा देता हूँ, जो इन्होंने ग्राफ असली बनाया है। जो ऊपर 4 सोलेनॉइड के डायग्राम बनाए हैं वो तो मत देखिए, आप ग्राफ बना लीजिए। आप हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए ग्राफ ऑफ पावर इन प्योर इंडक्टर। ग्राफ ऑफ पावर इन प्योर इंडक्टर। और अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं तो मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज मार्क करूंगा। मैं ग्राफ बना रहा हूं तो मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज मार्क करूंगा। तो पहले मैं पूरा V बनाऊंगा, फिर पूरा I बनाऊंगा, और फिर V इंटू आई मार्क करूंगा। ऐसा लिख लीजिए, इंस्टेंटेनियस पावर इज कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ, instantaneous power is calculated by product of instantaneous voltage is calculated by product of instantaneous voltage and instantaneous current. Product of instantaneous voltage and instantaneous current. अगर आपको किसी इंस्टेंट का पावर चाहिए तो आप उस इंस्टेंट का वोल्टेज और उस इंस्टेंट के करंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये ग्राफ ऐसा लिख दीजिए, द ग्राफ इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीईआरटी में दिया है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, धर्म से बंधे हुए हैं।
पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। हाँ, सीख लेने में कोई हर्जा नहीं है क्योंकि अभी अपने पास टाइम है। अब मेरा ये कहना है कि यार तुम जब v इंटू आई करोगे ना, तो अगर v या i में से कोई भी एक जीरो होगा तो पावर जीरो हो जाएगा। जिन बातों को ध्यान में रखें, जो ग्राफ बनाएंगे जरा उन बातों को पहले लिख लें। नंबर 1 डाल दें, इफ v और i इज जीरो, अगर v जीरो है या i जीरो है, देन p इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई भी एक जीरो है तो पावर जीरो है। पावर का फॉर्मूला है v इंटू आई, पावर का फॉर्मूला है v इंटू आई, और अगर कोई भी एक जीरो है तो पावर जीरो है। फिर नंबर 2, इफ बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं तो पावर इज पॉजिटिव। अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं तो पावर पॉजिटिव है। और नंबर 3, तीसरी बात, इफ वन इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, देन पावर इज नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तब जरूर पावर नेगेटिव होगा। इन बातों को अगर ध्यान में रख के ग्राफ आप बड़ा ही बढ़िया बना पाएंगे, परंतु वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं पहले इसमें करंट बना रहा हूँ, मैं ये पावर का ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। ये मान लीजिए करंट, ये करंट, तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे बनेगा, वोल्टेज 90 डिग्री आगे बनेगा, कहीं भी बना सकते हैं। यहाँ पर, यहाँ से वोल्टेज स्टार्ट किया, फिर मैं यहाँ ले गया और फिर मैं यहाँ ले गया। ये वोल्टेज 90 डिग्री आगे बढ़ेगा। ये करंट का ग्राफ है और ये वोल्टेज का ग्राफ है। मैंने पहले t इक्वल टू 0 पे करंट को 0 ले लिया और वोल्टेज को 90 डिग्री आगे बना दिया। जब करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज 0 है, जब करंट 0 है तो वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम है। ऐसे ही कुछ तो भी अंदाजे से बना दीजिए, परफेक्शन की ज्यादा जरूरत नहीं है, कुछ तो भी रफ ग्राफ बना दीजिए, इंपॉर्टेंट तो ये है ही नहीं। हाँ, जब वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे है, आप इस इंस्टेंट पे देखिए कोई एक जीरो, इस इंस्टेंट पे भी एक जीरो, इस इंस्टेंट पे भी कोई एक जीरो, और इस इंस्टेंट पे भी कोई एक जीरो। जब भी कोई एक जीरो तो पावर जीरो। यहाँ पर v मैक्सिमम है और i जीरो है तो पावर जीरो, और इस इंस्टेंट पे v जीरो है और i मैक्सिमम है तो पावर जीरो। इस इंस्टेंट पे i जीरो है और v की कुछ वैल्यू है तो भी पावर जीरो। इधर तो v जीरो हो गया है, v जीरो हो गया तो पावर जीरो, और इधर i जीरो हो गया है तो पावर जीरो। इन सारे मोमेंट्स पे पावर जीरो होगा। अब यहाँ पे वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है, तो इधर पावर पॉजिटिव आएगा और पावर की ऐसे वेवफॉर्म आएगा। इधर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव आएगा और पावर की वेवफॉर्म ऐसी होगी। इधर दोनों नेगेटिव है, वोल्टेज भी नेगेटिव और करंट भी नेगेटिव है तो पावर पॉजिटिव आएगा, पावर पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव आएगा। ये रिलेशन है। ये पावर का ग्राफ हमने बना दिया, और बहुत ही अच्छी बात है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां भी कोई भी एक जीरो तो वहां पावर जीरो, जहां दोनों पॉजिटिव वहां पावर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो भी पावर पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो पावर नेगेटिव। अब पहली बात तो हम यही देख रहे हैं कि देखिए, जब एसी की एक साइकिल पूरी हुई, जितनी देर में करंट की एक साइकिल पूरी हुई, उतनी देर में पावर की एक साइकिल और पावर की दूसरी साइकिल। ऐसे ही लिख दीजिए, ड्यूरिंग द टाइम करंट कंप्लीट्स वन साइकिल, जितनी देर में करंट के वेरिएशन की एक साइकिल पूरी हुई है, जितनी देर में करंट के वेरिएशन की एक साइकिल पूरी हुई है, पावर कंप्लीट्स इट्स टू साइकिल्स, पावर वेरिएशन कंप्लीट्स टू साइकिल्स।
जितनी देर में करंट के वेरिएशन की एक साइकिल पूरी हुई है, पावर की एक साइकिल कंप्लीट हो गई, पूरी पावर की एक साइकिल कंप्लीट हो गई, तो फिर से वही फैसला हो गया, फिर से उसे 3 स्टार लगा के दोबारा लिख देते हैं कि पावर एसी पावर वेरीज एट ट्वाइस द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। एसी पावर वेरीज एट ट्वाइस द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अच्छा, करंट की और वोल्टेज की इनकी फ्रीक्वेंसी तो हमेशा सेम रहती है, क्योंकि करंट की इक्वेशन में भी कुछ टाइम के साथ ओमेगा आता है और वोल्टेज की इक्वेशन भी टाइम के साथ ओमेगा आता है, तो वो बात भी 4 स्टार लगा के लिख दीजिए कि करंट एंड वोल्टेज ऑलवेज वेरी एट सेम फ्रीक्वेंसी। चाहे कुछ भी हो जाए, करंट की इक्वेशन में भी टाइम के साथ ओमेगा आता है और वोल्टेज की इक्वेशन में भी टाइम के साथ ओमेगा आता है, तो करंट और वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी तो हमेशा ही सेम रहती है। करंट और वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी तो हमेशा ही सेम रहती है। हाँ, पावर की फ्रीक्वेंसी जरूर डबल हो रही है, करंट और वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यह है कि ड्यू टू सिमेट्री, देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल पावर की और नेगेटिव हाफ साइकिल पावर की सिमेट्रिक है, लिख दीजिए positive half cycle of power, positive half cycle of power is symmetric to the negative half cycle of power. पावर की पॉजिटिव हाफ साइकिल और पावर के नेगेटिव हाफ साइकिल सिमेट्रिक है। ब्रैकेट में साफ साफ लिख दीजिए बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट के ओनली इन केस ऑफ इंडक्टर, प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर, ये सिमेट्री, दिस सिमेट्री इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर। ये जो सिमेट्री है प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर में ही खाली आती है। इंडक्टर हमने अभी पढ़ लिया है, कैपेसिटर की बात बाद में होगी। सिर्फ प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर में सिमेट्री आती है, वरना ये सिमेट्री नहीं होती है। इसलिए फैसला हो गया कि एसी पावर कंज्यूम्ड बाय अ प्योर इंडक्टर और अ प्योर कैपेसिटर ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो। एसी पावर कंज्यूम्ड बाय अ प्योर इंडक्टर और अ प्योर कैपेसिटर ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो। जो पूरी साइकिल का पावर है वो जीरो है। इस इंस्टेंट पे तो कुछ पावर है, इस इंस्टेंट के लिए कुछ पावर है, किसी इंस्टेंट पे देखोगे तो पावर जीरो नहीं है, ऐसा लिख दीजिए पावर एट एवरी इंस्टेंट इज नॉट जीरो। एवरेज पावर प्योर इंडक्टर का या प्योर कैपेसिटर का पूरी साइकिल का एवरेज पावर जीरो होता है, किसी इंस्टेंट का पावर जीरो नहीं होता। पावर एट एन इंस्टेंट इज नॉट जीरो। बस क्या होता है यहाँ पे, हम ये कह सकते हैं कि आधी साइकिल में, पावर की आधी साइकिल में ये सोर्स से पावर मांग रहा है। जब V भी पॉजिटिव है और I भी पॉजिटिव है तो शायद ये सोर्स से पावर मांग रहा है। फिर ये जब पावर नेगेटिव है ना, तो ये सोर्स को वापस पावर लौटा दे रहा है। ऐसा कुछ है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा आप लिख दीजिए, ऐसा आप लिख दीजिए कि व्हेन पावर इज पॉजिटिव एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स। ये डायग्राम में उसने बहुत हाईलाइट करके बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखा है, पर मैं इसको बिल्कुल ही यूजलेस मानता हूं। जब पावर पॉजिटिव है तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स, एंड व्हेन पावर इज नेगेटिव एनर्जी इज रिटर्न टू द सोर्स। एनर्जी इज रिटर्न टू द सोर्स, ये बातें एकदम यूजलेस हैं। कब पावर वो एब्जॉर्ब कर रहा है और कब वो रिटर्न कर रहा है कुछ काम का नहीं है। बस एवरेज पावर पूरी साइकिल का जीरो है, इतना ही केवल काफी है। जो भी बातें मैंने थोड़ी बहुत स्टार की लगवाई हैं उनके अलावा पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जरूर छूट रही है हमारी, और वो है फ्लक्स की। फ्लक्स पे जरूर ध्यान दीजिए, इन्होंने डायग्राम में दिखाया है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तक हालांकि वो कभी भी किसी भी एग्जाम में आया नहीं है, पर फ्लक्स की बात ग्राफ में दर्शाई गई है और वो खतरनाक है। अगर वो आ गई तो तकलीफ तो होगी। देखिए, फ्लक्स तो हमेशा करंट पैदा करता है, तो जब करंट जीरो तो फ्लक्स जीरो। ये हेडिंग दे दीजिए, इंपॉर्टेंट भी लिख दीजिए, वेरिएशन ऑफ फ्लक्स। वेरिएशन ऑफ फ्लक्स, हम फ्लक्स से फेज एंगल की बात करेंगे और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये हालांकि आज तक आया नहीं है, पर अगर आ गया तो रैंक बड़ी इधर उधर हो जाएगी। तो ये लिख दीजिए, करंट, फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय करंट and flux will is always in phase with the current। बस
ये लाइन काफी है। जब करंट जीरो तो फ्लक्स जीरो। भाई बी का फॉर्मूला जैसे होता है 2I/R और फाई होता है B × A, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू I और फाई इज इक्वल टू LI, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो करंट से पैदा होती है, और जब करंट जीरो तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो। तो मतलब साफ है, बड़ा बड़ा लिखना चाहिए था हमें, 4 स्टार वापस दे देते हैं कि फ्लक्स इज ऑलवेज इन फेज विद द करंट। ये उसने डायग्राम में दिखाया भी है। फ्लक्स जो है वो हमेशा करंट के फेज में है। जब करंट जीरो तो फ्लक्स जीरो, और जब करंट अपने मैक्सिमम पे तो फ्लक्स अपने मैक्सिमम पे। इसलिए अगर वो प्योर क्वेश्चन लिख देते हैं, अब हम क्वेश्चन लिख देते हैं ना, प्योर इंडक्टर व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड फ्लक्स। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये जानलेवा हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया, आज तक मेरी जानकारी में ना तो ये जेईई मेन में आया, ना जेईई एडवांस में, और ना ही नीट, पर ये एनसीईआरटी में डायग्राम में है। और अब धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चंस की नंबर बढ़ेंगे। जब सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड ही आना है, ये बात बिल्कुल तय है कि सब कुछ पूरा 100% एनसीईआरटी बेस्ड ही आना है। 2021 का पेपर आते ही साथ और ज्यादा ये बातें स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाएंगी। तो ऐसी लाइनें अगर उन्होंने दे दी ना, तो ये, और ये कहीं गाइडो वाइडो में भी नहीं है ज्यादा। 32 साल से गाइडो को खाद छान रहा हूँ, मुझे तो ये क्वेश्चन शायद कभी नजर नहीं आता। खैर, जवाब यही है, आप लिख दीजिए कि इन प्योर इंडक्टर current lags the voltage by 90 degree. Current lags the voltage by 90 degree. And flux is always in phase with the current. And flux is always in phase with the current. चाहे कोई भी एलिमेंट हो, कैपेसिटर हो, रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो, फ्लक्स इज ऑलवेज इन फेज विद द करंट, क्योंकि करंट से ही पैदा हो रही है वो फ्लक्स। इसलिए फाइनल फैसला, फ्लक्स लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज इन 90 by 90 degree. Flux lags the applied voltage by 90 degree. पर क्लियर है, इन प्योर इंडक्टर ओनली फ्लक्स वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहता है। मैं तो इस पे 5 स्टार भी दे सकता हूं। हालांकि ये आज तक न तो कहीं आया है किसी एग्जाम में, और ना ही मैंने देखा, न तो किसी एग्जाम में आया है और न मैंने देखा है। पर मेरे हिसाब से ये गेम चेंजर बन जाएगा। जब भी ये आएगा, ये कहानी पलट डालेगा। थैंक यू।